वर्मा और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल फिज़िक्स पैराडाइज। इसमें आज हम करेंगे चार्ज और मास के बीच में डिफरेंस। तो यहाँ पर डिफरेंस देखें, फर्स्ट यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो चार्ज है, चार्ज यहाँ पर क्या है, एक बेसिक प्रॉपर्टी है, यानी कि बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स की बेसिक प्रॉपर्टी है, जिससे ये क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं हम, इलेक्ट्रिकल फोर्सेस को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। चार्ज इज अ बेसिक प्रॉपर्टी और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टिकल दैट हेल्प्स अस टू एक्सप्लेन इलेक्ट्रिकल एंड इट्स रिलेटेड इफेक्ट। यहाँ पर मास की बात करें, इसे हम क्या मानते हैं, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन ए सब्सटेंस के अंदर कितना मैटर है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मास। सेकंड डिफरेंस अगर हम लिखें, चार्ज की एसआई यूनिट, दिस इज कूलम, आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट अगस्टिन चार्ल्स कूलम। यहाँ पर इसकी जो यूनिट है, दिस इज किलोग्राम। थर्ड, यहाँ पर चार्ज को हम क्या कर सकते हैं, क्वांटाइज्ड कर सकते हैं। चार्ज कैन बी क्वांटाइज, हमने किया था कि चार्ज टुकड़ों में पाया जाता है, बेसिक, या चार्ज क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक या फंडामेंटल चार्ज ई प्लस माइनस, ये किया था। इसी तरह से अगर हम देखें मास, येट टू बी एस्टेब्लिश्ड, कि चार्ज तो हमें पता है कि वो क्वांटाइज्ड है, लेकिन मास का क्वांटाइजेशन अभी येट टू बी एस्टेब्लिश है, अभी एस्टेब्लिश नहीं हुआ है। फोर्थ डिफरेंस अगर हमने यहाँ पर, चार्ज क्या है, कंजर्व, हमने किया था आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज क्या रहता है, कंजर्व, टोटल चार्ज कांस्टेंट रहता है, जबकि मास क्या है, नॉट कंजर्व, ये कंजर्व नहीं है क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ये फॉर्मूला आइंस्टीन ने दिया था, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हमने किया, या क्या समझ में आता है कि मास और एनर्जी, ई स्टैंड्स फॉर एनर्जी, एम यहाँ पर क्या है, मास, सी स्पीड ऑफ लाइट, तो मास से एनर्जी ऑब्टेन की जा सकती है, एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है। यानी कि मैं अगर m लिखूं, देन इट विल बी E बाई सी स्क्वेयर, एनर्जी डिवाइडेड बाई सी स्क्वेयर इज इक्वल टू मास। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, मास और एनर्जी क्या है, एनर्जी एंड मास आर interconvertible, they are interconvertible, one form can be changed into another। लेकिन यहाँ पर चार्ज क्या है, क्वांटाइज्ड है। इसी तरह से चार्ज क्या है, एक इनवेरिएंट क्वांटिटी है। इनवेरिएंट क्वांटिटी मीन, अगर मैं चार्ज को रेस्ट में देखूं और चार्ज को मैं, उसी चार्ज को मैं मोशन में अगर चेक करता हूँ, तो मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होगा। यानी कि चार्ज एट रेस्ट एंड चार्ज इन मोशन, बोथ विल हैव सेम मैग्नीट्यूड, नो चेंज। इसी तरह से हम अगर यहाँ पर देखें मास को, मास क्या होता है, वेरी विद स्पीड या मोशन के साथ मास वेरी होता है। एक फॉर्मूला है इसको एक्सप्लेन करने का, m इज इक्वल टू m नॉट 1 माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर। हायर क्लासेस में इसकी डेरिवेशन आती है। तो यहाँ पर सिर्फ हमने ये देखना है कि कैसे एक्सप्लेन करता है कि मास स्पीड के साथ बढ़ जाता है। मास यहाँ पर, ये तो क्या है, मास इन मोशन, दिस इज रेस्ट मास। रेस्ट मास मीन जब बॉडी रेस्ट में, तब उसका मास कितना है, m नॉट। वी स्पीड ऑफ पार्टिकल, जो पार्टिकल है जिसकी बात कर रहे हो तुम, उसकी स्पीड क्या है, और सी लाइट स्पीड, यानी स्पीड ऑफ लाइट है, फिक्स है, ये तो हमें पता है, 3 × 10⁸। तो इस फॉर्मूले को अगर हम लें, तो ये जो फॉर्मूला है m नॉट 1 माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर, ये मान लो मेरे पास कोई भी एक पार्टिकल है और सपोज इसकी स्पीड कुछ ऐसे बढ़ रही है, 10⁸ मीटर पर सेकेंड, फिर उसके बाद ये चेंज हो गई, ये सपोज करो 1 × थी, नेक्स्ट 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगी, नेक्स्ट यहाँ पर होगी सपोज 2.2, 2.3, इस तरह से यहाँ पर स्पीड बढ़नी शुरू हो गई है। तो यहाँ पर जब स्पीड फैक्टर बढ़ेगा, तो ओवरऑल ये जो फैक्टर है, ये तो कांस्टेंट है, स्पीड फैक्टर अगर बढ़ेगा तो ये पूरा का पूरा फैक्टर भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। 1 माइनस इंक्रीज्ड फैक्टर
ओवरऑल फैक्टर जो ये डिनोमिनेटर में डिक्रीज़ होगा, और ये जब डिक्रीज़ होगा एम नॉट को डिक्रीज्ड फैक्टर से जब डिवाइड करेंगे ओवरऑल ये फैक्टर क्या हो जाएगा, फिर इंक्रीज़ हो जाएगा। यानी कि अगर पार्टिकल की स्पीड इंक्रीज़ होती है, स्पीड अगर इंक्रीज़ होती है तो मास भी इंक्रीज़ होता है, ठीक है। और जब ये v बराबर c हो जाएगी, इफ़ v इज़ इक्वल टू c, अगर हो जाए ऐसा, तब यहाँ पर क्या होगा, m इज़ इक्वल टू एम नॉट 1 माइनस 1 हो जाएगा। ये दोनों फैक्टर बराबर हो गए, एम नॉट डिवाइडेड बाय 0 और दिस इज इक्वल टू इन्फिनिटी अनडिफाइंड। तो इस तरह से मास क्या करेगा, वेरी करेगा। तो मास यहाँ पर क्या होगा, स्पीड के साथ वेरी करता है, जबकि चार्ज वेरी नहीं करता। तो ये 5 डिफरेंस है। अभी और देखते हैं हम यहाँ पर डिफरेंस। नेक्स्ट डिफरेंस हम लेते हैं नेक्स्ट डिफरेंस है, वन मोर वी कैन राइट हियर, डिफरेंस 6। चार्ज की प्रॉपर्टी है एडिटिविटी। एडिटिविटी का मीनिंग हमने किया था कि साइन विल बी कंसिडर्ड, चार्ज पॉजिटिव है नेगेटिव है तो उनके हमें साइन क्या करने पड़ेंगे, ड्यूरिंग एडिशन कंसिडर करने पड़ेंगे, एल्जेब्रिकली ऐड होगा चार्ज। लेकिन यहाँ पर जो मास है, मास ऑलवेज क्या होता है, ऐड ही होगा, सिर्फ और सिर्फ ऐड होगा, इसमें मास का सब्ट्रैक्शन नहीं है। और हम करें बात, मास यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव भी हो सॉरी चार्ज की बात हो रही है। चार्ज यहाँ पर क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी पॉसिबल है। लेकिन मास अगर हम बात करें, कोई पार्टिकल है अगर, तो यहाँ पर ये क्या रहेगा, दिस इज़ ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगी। तो मास एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। नेक्स्ट इज चार्ज कैनॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, यानी कि मास के बिना चार्ज नहीं होगा। क्या मतलब बना, पहले मास होना चाहिए फिर उसके ऊपर चार्ज आएगा, पहले मास होना चाहिए फिर उसके ऊपर कोई चार्ज आएगा। जैसे हम बात करें प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास है उस पर पॉजिटिव नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन का मास है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का मास है उस पर 0 चार्ज है। तो यहाँ पर मास होने के बाद ही क्या होगा, उसके ऊपर चार्ज आएगा। लेकिन ये यहाँ पर ऐसी मास में कोई शर्त नहीं है, मास यहाँ पर क्या होगा, एग्जिस्ट कर सकता है, मास कैन एग्जिस्ट विदाउट नेट चार्ज। चार्ज अगर नहीं है, 0 हो, तो मास एग्जिस्ट कर सकता है। एटम देख लो, एटम न्यूट्रल है, चार्ज है वहाँ पर, नेट चार्ज 0 है। और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है, नेट चार्ज 0 है लेकिन मास तो है। न्यूट्रॉन देखें, न्यूट्रॉन में भी यही बात है, उसके अंदर जो क्वार्क पार्टिकल है उनका ऐसे अरेंजमेंट है कि वहाँ पर भी क्या हो जाता है, चार्ज कैंसिल कर देते हैं, लेकिन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो मास है वो एग्जिस्ट करता है। इसी तरह से और हम डिफरेंसेस लें, 9th डिफरेंस हम लिखें तो ये ले सकते हैं कि जब चार्ज, जैसे कोई भी चार्ज है और ये अगर सपोज करो एक्सेलरेटेड मोशन में आ जाए, एक्सेलरेटेड मोशन में आ जाए, तब ये किसका सोर्स बन जाता है, दिस इज ए सोर्स ऑफ EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जब कभी इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड मोशन में होता है तो वो किस चीज़ का सोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसको हम कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं। इसी तरह से अगर कोई मास है, मास, और वो यहाँ पर मोशन में है, तो उससे हम क्या मिलता है, उससे हमें दिस इज मैटर वेव, मैटर वेव्स, या एक और नाम है इसका डी ब्रोगली वेव्स, उसको हम कहते हैं डी ब्रोगली वेव्स। तो ये यहाँ पर हमारे पास डिफरेंसेस हो गए। एक और पॉइंट लिख सकते हैं कि चार्ज का सारा रोल इलेक्ट्रिसिटी को एक्सप्लेन करने में है, या इलेक्ट्रिसिटी में सारा रोल है। और यहाँ पर मास का जो सारा रोल है वो सारा ग्रेविटेशन के अंदर है, या ग्रेविटेशन के अंदर ये एक आ जाता है। उसके बाद 11th पॉइंट कि जो चार्जेस के बीच में फोर्स है वो यहाँ पर अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि सिमिलर या लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। बट यहाँ पर अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस यहाँ पर क्या हैं,
ऑलवेज अट्रैक्टिव, इनका हमेशा क्या नेचर आता है, अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, तो ये भी कह सकते हैं यहाँ पर ये जो फोर्सेस हैं क्या होते हैं, चार्ज इंडिपेंडेंट होते हैं, ओनली मास डिपेंडेंट ये फोर्सेस होते हैं। तो ये हमने सिंपल इनके डिफरेंसेस देख लिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है दिस इज कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ हम करेंगे। यहाँ से आप ये मानिए कि आपका मेन जो पार्ट है वो स्टार्ट होता है हमारे सिलेबस का। इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे हम, न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्ज़ाम में, तो यहाँ ध्यान देना। नेक्स्ट जो आर्टिकल है हमारा, दैट नेक्स्ट आर्टिकल इज कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, कूलम्स यहाँ पर एक पर्सन था जिसने ये बताया कि दो चार्ज हैं, अगर अभी हमें ये पता है कि जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है ये क्या करेंगे, हमें अट्रैक्ट करेंगे। पॉजिटिव पॉजिटिव या लाइक चार्जेस क्या करेंगे, हमें पता है रिपेल करेंगे। लेकिन कितना अट्रैक्शन होगा, कितने न्यूटन फोर्स का अट्रैक्शन होगा, कितने न्यूटन फोर्स का रिपल्शन होगा, ये यहाँ पर कैलकुलेट करके या एक फॉर्मूला देकर कूलम्स ने एक्सप्लेन किया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम अभी तक अट्रैक्शन रिपल्शन कर रहे हैं उसको हमने रफली बात किया कि अट्रैक्ट करेंगे रिपेल करेंगे, लेकिन ये तो कूलम ने ही बताया ना कि अट्रैक्टिव फोर्स कितने न्यूटन का होगा, रिपल्सिव फोर्स कितने न्यूटन का होगा, और ये किन किन और दूसरे फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। तो कूलम्स ने बिल्कुल बेसिक बात बताई। कूलम्स ने क्या कहा कि मान लो कि आपके पास एक ये पॉजिटिव चार्ज है सपोज Q1, और एक और यहाँ पर इसी तरह से पॉजिटिव चार्ज है, मैग्नीट्यूड थोड़ा सा ज़्यादा दिखाया मैंने, ये चार्ज क्या है Q2। ये पॉजिटिव जो चार्जेस हैं, ध्यान देना, ये दोनों के दोनों क्या है, मैंने पॉइंट चार्जेस लिए। पॉइंट चार्जेस का मतलब कि जो मैंने इनमें डायमेंशन दिखाई हुई है सर्कुलर या स्फेरिकल, वो डायमेंशन है नहीं, सिर्फ यहाँ पर समझने के लिए हमने इनको साइज़ दे दिया। वैसे ये क्या है, पॉइंट चार्जेस हैं। इन दोनों के सेंटर का जो सेपरेशन है वो हमने क्या ले लिया, R, और ये किस में रखे हुए हैं, सपोज ये एयर या फिर वैक्यूम के अंदर रखे हुए हैं। तो क्या मिलता है जब कभी ये दोनों चार्जेस ऐसे रखे जाते हैं, तो कूलम्स ने क्या पाया कि जो इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स था, वो रिपल्सिव फोर्स यहाँ पर ही फाउंड्स दैट रिपल्सिव फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस। प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस, यानी कि जितना ज़्यादा यहाँ पर चार्जेस का मैग्नीट्यूड पाया जाएगा उतना ही ज़्यादा फोर्स मिलेगा। मतलब यहाँ पर अगर हम इसी बात को एक्सप्लेन करें तो सपोज़ करो मेरे पास अगर टोटल 10 कूलम ऑफ चार्ज है और 10 कूलम ऑफ चार्ज मुझे दो बॉडीज़ पर देना है, मैं यहाँ पर एक पर 7 कूलम चार्ज दे देता हूँ और इस पर 3 कूलम चार्ज दे देता हूँ। टोटल तो यहाँ पर 10 ही रखना है ना कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग। तो ये यहाँ पर रिपल्शन करेंगे, लेकिन जो इनकी प्रोडक्ट है यहाँ पर कितनी बनेगी, 21। इसी तरह से अगर एक सिचुएशन में मैं ऐसे करूँ कि यहाँ पर इसको भी मैंने 5 कूलम चार्ज दिया और इसको भी 5 कूलम चार्ज दिया, टोटल सम अब भी देखोगे कितना है, 10 है, लेकिन प्रोडक्ट कितनी बनती है यहाँ पर 25। मीन्स 10 कूलम चार्ज को तुम इस तरह से डिवाइड करोगे अगर, तो यहाँ पर फोर्स सिर्फ क्या आएगा, 21, यानी कि इसके प्रोपोर्शनल आएगा, 21 के प्रोपोर्शनल आएगा। क्योंकि कूलम्स को ये मिला एक्सपेरिमेंट्स करके कि जो फोर्स है दिस डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस उनकी प्रोडक्ट, और यहाँ पर प्रोडक्ट देखो अगर इक्वल चार्जेस हैं तो ज़्यादा बनती है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये बात क्लियर हो जाती है, अगर ये दोनों के दोनों चार्जेस इक्वल होंगे तो इन दोनों के बीच में जो रिपल्सिव या अट्रैक्टिव फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा। इसका ये मतलब हुआ, उसने अपनी स्टडी से ऐसा पाया। फिर सेकंड जो उसको बात पता लगी, फोर्स इज फाउंड टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ देयर सेपरेशन, कि दोनों जो चार्जेस हैं उनके सेंटर्स को ज्वाइन करके जो सेपरेशन आता है वो यहाँ पर क्या था, उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। इन दोनों फैक्टर्स को अगर हम कंबाइन कर दें, कंबाइनिंग, देन इट विल बी कंबाइनिंग, क्या बन जाएगा, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड डिवाइडेड बाय R², ये बन जाएगा। फिर यहाँ पर थोड़ा सा आगे प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल को हम हटाते हैं और इसको हटाकर हम एक K लगा देते हैं। ध्यान देना ये स्मॉल k है, और ये फैक्टर क्या बन जाता है, Q1 मैग्नीट्यूड
Q2 मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। के को हम क्या बोलते हैं, वेयर के, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्साइलॉन नॉट। ध्यान देना बेटा, ये ई नहीं है, ये क्या है, एप्साइलॉन। इसको कैसे पढ़ना है, एप्साइलॉन 0 पढ़ो या फिर इसको नॉट, NAUGHT नॉट। तो एप्साइलॉन नॉट 1/4 पाई एप्साइलॉन नॉट, इसकी वैल्यू इतनी होती है। और ये जो सारा का सारा फैक्टर है, जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू 9 × 10⁹ विद यूनिट्स अगर हम लेते हैं, यूनिट्स हम निकाल सकते हैं। के की वैल्यू क्या बनेगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम स्क्वायर, तो ये वैल्यू बनती है। अब हम इसकी भी बात करें कि ये एप्साइलॉन क्या है, यहाँ पर इसको नहीं रब करते, हम इनको कर लेते हैं। यहाँ पर फर्दर अगर हम देखें कि जो ये एप्साइलॉन है, एप्साइलॉन भी एक कांस्टेंट है यहाँ पर, इसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। फ्री स्पेस और वैक्यूम के लिए ये क्या है, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है। अभी सिर्फ इसको याद करना है आपने, इसका मीनिंग अभी आगे क्लियर होगा। इसकी भी फिर वैल्यू है 8.854 10⁻⁻12, ये वैल्यू है। और यूनिट अगर लें तो यूनिट तुम देख सकते हो कि यहाँ पर जो के है, एप्साइलॉन की वैल्यू अगर हम लेंगे तो के इन्वर्स बनेगी। के की जो यूनिट है उसका इन्वर्स कर दो, देन क्या बनेगा, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये यहाँ पर क्या होती है, एप्साइलॉन नॉट की वैल्यू होती है। अगर मैं यहाँ पर एप्साइलॉन नॉट की वैल्यू ये वाली यहाँ पर पुट करता हूँ, देन अगेन यू विल गेट 9 × 10⁹ तो यहाँ पर एक बात ध्यान देना, अब जो फोर्स का फॉर्मूला हमारा बनेगा, दिस विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्साइलॉन नॉट। मैंने के की जगह ये कांस्टेंट लिख दिया, एप्साइलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और ये जो चार्जेस हैं ये किसकी फॉर्म में है, हमारे पास मैग्नीट्यूड की फॉर्म में है। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, कूलम्स लॉ का रिलेशन आ जाता है। ध्यान देना कि मैंने ये यहाँ पर प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल से स्टार्ट किए हैं। अगर कोई ये कहे कि कोई इसका प्रूफ है आपके पास, तो इसका प्रूफ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक हमारे पास एक्सपेरिमेंटल लॉ है। एक्सपेरिमेंटल लॉ का मतलब कि इसको हमने जो डिराइव किया हुआ है, ये जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया है, दिस इज़ प्योरली बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। अगर हम इसको कहीं प्रूफ लेकर आए तो बेसिकली इनका प्रूफ नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से जनरल जो फॉर्मूला है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में जो होता है, F इज इक्वल टू, जो आपने 11th में पढ़ा था, m1 m2/r²। इसकी हमने डिडक्शन तो पढ़ी थी, लेकिन हमारे पास इसका कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं था कि जिससे हमने इसको बनाया हो। तो यहाँ पर ये ध्यान देना कि ये क्या है, एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका मीनिंग आगे क्लियर करेंगे। ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा फैक्टर है, इसे ध्यान रखना है। इसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल के से। क्योंकि मैंने क्यों बताया, क्योंकि अभी आगे एक के और आना है। एक तो मैंने अभी इसको यूज़ किया, अभी एक के कैपिटल और आएगा। तो ये दोनों डिफरेंट मीनिंग शो करते हैं, डिफरेंट पर्पजेस के लिए यूज़ करते हैं। ध्यान देना कि हम इनको इंटरचेंजेबली यूज़ नहीं कर सकते। ऐसे ये भी देखो, ये मैंने एप्साइलॉन लिखा है और जब मैं ई लिखूंगा तो ई और एप्साइलॉन में डिफरेंस ध्यान देना, ठीक है। कि यहाँ पर इसको हम बोलते हैं एप्साइलॉन, और ये यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, ई। इसको ई नहीं पढ़ोगे, ये ई रहेगा और ये एप्साइलॉन रहेगा, ये स्मॉल के रहेगा और ये कैपिटल। तो इन वर्ड्स को अगर तुम इंटरचेंजेबली अगर यूज़ करोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। सो यू विल नॉट यूज़ दीज लेटर्स इंटरचेंजेबली, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया कूलम्स लॉ का। उसके बाद फिर हम आगे चलें तो हम ऐसे कर लेते हैं, डायमेंशनल फार्मूला निकाल लें कि स्मॉल के का क्या है, एप्साइलॉन नॉट का क्या है, वो निकाल लेते हैं हम यहाँ पर।
तो हम यहाँ लेते हैं अभी डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर, एक का निकाल लो, दूसरा फिर उसका क्या है, रेसिप्रोकल है, तो हम क्या करते हैं के लिए निकाल लेते हैं। के स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो के लिए हम निकालते हैं, यहाँ पर इस फॉर्मूले से ले लो, के इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q1 एंड Q2, Q1 एंड Q2 ये बनेगा। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको याद होगा, MLT-2 आर स्क्वायर मीन्स L2 डिवाइडेड बाय चार्ज क्या बनेगा 80। इसी तरह से ये चार्ज भी क्या बनेगा 80। 8 स्टैंड्स फॉर एम्पियर एंड टी टाइम। कहाँ से आया ये फॉर्मूला, हमने पढ़ा हुआ है, I इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम इलेक्ट्रिक करंट Q/T। तो Q की वैल्यू यहाँ से क्या बन जाएगी, दिस इज इक्वल टू I इंटू टी। आई यानी करंट क्या यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट एम्पियर, और टाइम के लिए क्या होगा T। तो हम चार्ज को क्या यूज़ करते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला 80 Q1 के लिए और 80 ही Q2 के लिए। तो आप देख सकते हो कि डायमेंशनल फार्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ पर एक तो m आ जाएगा, उसके बाद l अगर देखें l कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। t को लें अगर हम यहाँ पर t -2 है, फिर ये 2 और है, ये ऊपर आ जाएगा, t -4 हो जाएगा और a -2 हो जाएगा। तो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर k। तुम अब देख सकते हो k और एप्सिलॉन नॉट क्या है, यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्ट एप्सिलॉन का अगर डायमेंशनल फार्मूला लिखना है, जस्ट इसका इनवर्स कर दो, m पावर 1 है -1 कर दो, l पावर 3 है -3 कर दो, t पावर -4 है +4 कर दो, a पावर -2 है तो a2 कर दो। तो ये डायमेंशनल फार्मूला किसका हो जाएगा, एप्सिलॉन का हो जाएगा। उसके बाद फिर आगे हम चलते हैं, तो ये कूलम्स लॉ है, इसको ध्यान देना। आगे जो हम देखें कि कूलम्स लॉ की हेल्प से डेफिनेशन लेते हैं हम, डेफिनेशन ऑफ 1 कूलम चार्ज, कि ये 1 कूलम चार्ज है क्या। याद करो हमने किया था कि कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए एक कूलम नेगेटिव चार्ज बनाने के लिए, तो 6.25 इस तरह से है 10⁻18। तो यहाँ पर हम ये बात करें कि एक कूलम चार्ज है क्या, तो इसको डिफाइन हमने कैसे किया कि भाई तुम ऐसे कर लो कि जो दोनों हमारे पास चार्जेस हैं, ये भी 1 कूलम, ये भी 1 कूलम, कब कहलाएंगे कि एयर और वैक्यूम में तुम इनको 1 मीटर दूर रख दो, एयर में या फिर वैक्यूम में 1 मीटर दूर रख दो। ठीक है, जनरली स्टैंडर्ड लें तो यहाँ पर क्या है वैक्यूम, अभी इसका पता लग जाएगा कि एयर और वैक्यूम अप्रॉक्सीमेटली है, तो यहाँ पर फिलहाल वैक्यूम ले सकते हो। यहाँ पर दोनों रिपेल करेंगे, अगर ये रिपल्सिव फोर्स कितना हो 9 × 10⁻9 न्यूटन हो, तो मैं यहाँ पर फोर्स की वैल्यू अगर लिखूँ 1/4πε0 Q एंड Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, मैंने ऐसे कर दिया, अभी वैल्यू नहीं पुट की मैंने। F कितना लिखें 9 × 10�9, 9 × 10�9। इस फैक्टर को कैंसिल करने के लिए हमने फोर्स इतना ही लिया, इनको हमने Q स्क्वायर कर दिया और ये 1 मीटर स्क्वायर हो गया। तो ये फैक्टर यहाँ पर क्या हो जाएगा Q ±1। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं वो 1 कूलम के जब कहलाएंगे जब उन दोनों के बीच का जो रिपल्सिव फोर्स है वो रिपल्सिव फोर्स कितना हो 9 × 10⁹ न्यूटन हो। कब, जब वो एयर में या वैक्यूम में 1 मीटर अपार्ट पड़े हो। इट मीन चार्जेस two charges या two equal charges are said to be of 1 coulomb whenever they are placed 1 meter apart in vacuum or in air, and if they repel with a force of 9 × 10⁹ Newton, then we will say the charges are of value 1 coulomb। तो 1 कूलम चार्ज को हमने इस तरह से डिफाइन किया हुआ है। तो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ 1 कूलम चार्ज। इसी तरह से यहाँ पर हम लिखें अगर जो CGS यूनिट है ऑफ चार्ज, CGS यूनिट भी है चार्ज की, हम कई वैल्यू लेते हैं। एक तो लेते हैं ESU, ESU मीन इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, E स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रो, S स्टैटिक यूनिट, इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज भी बोलते हैं। एक और नाम है फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन के नाम से
चार्ज को सीजीएस यूनिट में फ्रैंकलिन नाम से भी पुकारा जाता है, ईएसयू या फ्रैंकलिन। और एक रिलेशन भी आप ध्यान रख सकते हो, 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁹ ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। तो ये एक रिलेशन है एसआई और सीजीएस यूनिट के बीच का लिंक। हमने ये जो इक्वेशन लिखी थी, ध्यान दो, ये किस सिस्टम में लिखी है, एसआई सिस्टम में लिखी हुई है, स्टैंडर्ड या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में लिखी है। अगर इस इक्वेशन को हमें सीजीएस सिस्टम में लिखना होता तो क्या यहाँ पर ये बन जाएगी, उसको देखते हैं हम। यहाँ पर हम यहाँ ये लेकर चलते हैं, फॉर सीजीएस सिस्टम, अगर हम सीजीएस सिस्टम में जाएं तो k की वैल्यू कितनी होती है, 1 ले लेते हैं। क्यों 1 ली, किस तरह से 1 ली, तो मैं ऐसे करता हूँ कि पहले ये पूरा फैक्टर क्या था हमारे पास, k, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। k को मैं अगर लिखता हूँ देन इट विल बी Fr² डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा, Q1 Q2। हमें किस सिस्टम में जाना है, सीजीएस सिस्टम में। सीजीएस सिस्टम में जाएंगे तो यहाँ पर मान लो ये दो चार्जेस हैं, सीजीएस सिस्टम में क्या करें, कितनी दूर रखेंगे दोनों चार्जेस को, 100 सेंटीमीटर। मैंने इसको 100 सेंटीमीटर दूर रख लिया, 1 मीटर दूर रखते हैं तो 1 मीटर का 100 सेंटीमीटर हो गया। ये जो चार्ज है 1 कूलम, यहाँ पर क्या लिया था, 1 कूलम, और 1 कूलम किसके बराबर है, 3 इंटू 10⁻⁹, 3 इंटू 10⁻⁹ ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है। अब ये जो यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स कितना था, ये वैल्यू क्या थी, F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। लेकिन हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, सीजीएस में, 9 इंटू 10⁻⁹ 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मैनी डाइन्स, इट वाज 10⁵ डाइन्स ये हो जाता था। तो इसका मतलब यहाँ पर k क्या बनेगा, F की वैल्यू तो क्या है, 9 इंटू 10⁻⁹, R कितना है, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 100 इंटू हमने क्या कर दिया, 100 कर दिया। ये डाइन में है, ये 1 मिनट, 9 and 5 ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो ये डाइन में है, ये सेंटीमीटर और सेंटीमीटर में। और चार्ज को किस में लेना है तुम्हें, सीजीएस सिस्टम, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में कितना है, 3 इंटू 10⁻⁹ और 3 इंटू 10⁻⁹। अब देखो ये 1 आता है कि नहीं, पावर कैलकुलेट करो, 18 तो ये हो गया, 14, 15, 16, 18 ये हो गया। तो ये पावर ऑफ जीरो सारी कैंसिल हो गई और 9, 3 और 3 से कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, हम सीजीएस सिस्टम में k की वैल्यू कितना यूज़ करते हैं, 1। और एसआई सिस्टम में k की वैल्यू अभी बताई थी कितनी यूज़ करनी है, दिस वाज, देख सकते हो कितना यूज़ किया था, 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है। तो हम k की वैल्यू को इस तरह से यूज़ करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि जो ये लॉ है, इसको अगर हम देखें कि इसकी यूज़ क्या है, अगर हम देखें या इसके फीचर्स अभी लेंगे, पहले हम लिमिटेशन देख लेते हैं कि इसकी लिमिटेशन क्या है इस फॉर्मूले की। वैसे अगर हम इसकी लें लिमिटेशंस इसकी क्या है, नंबर 1 कि एक तो ये यहाँ पर हमारे पास एक्सपेरिमेंटल लॉ है। ठीक है, ये लिख दिया एक्सपेरिमेंटल लॉ, हमने लिखा था स्टार्टिंग में। तो ये एक्सपेरिमेंटल लॉ है, यानी कि कोई कहे कि भाई इसका प्रूफ ला कर दो, तो हम प्रूफ नहीं ला सकते। तो ये कूलम्ब्स ने ही क्या किया था, एक्सपेरिमेंट के बेस पर इसको बनाया था। इसी तरह से नॉट ए यूनिवर्सल लॉ, नॉट ए यूनिवर्सल लॉ, क्यों ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आ जाती है, इसमें ये प्रॉब्लम आ जाती है कि मैं अगर बात करूं, हमारे पास क्या है, ये न्यूक्लियस का साइज़ कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर, वेरी स्मॉल। तो इसके अंदर मान लो मेरे पास एक प्रोटॉन है, एक और प्रोटॉन है, इनको रिपेल करना चाहिए, न्यूक्लियस को तोड़कर बाहर चला जाना चाहिए, लेकिन ये नहीं रिपेल करते। यहाँ पर क्या होता है, ये इस रिपल्सिव फोर्स को नहीं फॉलो करते और ये फिर भी न्यूक्लियस के अंदर बने रहते हैं और अट्रैक्ट करते हैं, जिसको तुम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये न्यूक्लियस के अंदर फेल हो गया, यानी कि मैं लिख सकता हूँ फेल्स इन ए डिस्टेंस ऑफ हाउ मच, 10⁻⁻5 मीटर के अंदर आकर ये क्या हो जाते हैं,
फेल हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस तक भी ये लग सकता है, लेकिन ये 10⁻⁻15 मीटर के अंदर क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। एक और बात, दिस इज ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। ये बड़ा ध्यान रखना है, जो मैंने शुरू में बताया था कि ये यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैं अगर एक बॉल ये ले लूँ, एक बॉल ये ले लूँ, इसको भी मैंने चार्ज किया और इसको भी मैंने चार्ज किया और फिर मैं इनके बीच का फोर्स निकालूँ, तब उस फोर्स को तुम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये यहाँ पर जो चार्जेस हैं Q1 और Q2, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, पॉइंट चार्जेस हैं। तो ये पॉइंट चार्जेस होने चाहिए। हमारे पास जो एक्सटेंडेड जो स्फीयर्स हैं या एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके लिए इसके अंदर मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो वो मॉडिफिकेशन हम आगे करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमने ये सिर्फ किसके लिए यूज़ किया है, स्ट्रिक्टली फॉर पॉइंट चार्जेस। तो ये यहाँ पर इनकी क्या होगी, लिमिटेशन होगी। एक लिमिटेशन और भी है कि ये यहाँ पर क्या है, दीज आर मीडियम डिपेंडेंट। मीडियम पर क्या करते हैं, ये डिपेंड करते हैं, डिपेंडेंट, ठीक है, डिपेंडेंट, मीडियम डिपेंडेंट है, यानी कि मीडियम एयर है तब कुछ फोर्स है, मीडियम वैक्यूम है तब कुछ फोर्स है, मीडियम वाटर है तब कुछ फोर्स है। तो ये मीडियम टू मीडियम क्या करते हैं, वेरी करते हैं। तो ये यहाँ पर हमने कूलम्स ला कर लिया। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो आता है, ओवरऑल हम इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको ले लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, या हम लिख दें फीचर्स। कुछ एक मेन पॉइंट्स है जो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। एक ये क्या है, एक तो सेंट्रल फोर्सेस हैं। सेंट्रल फोर्सेस अभी प्रूव भी कर देंगे हम, वेक्टर फॉर्म में जाकर प्रूव हो जाएगा। सेंट्रल फोर्सेस का मीनिंग क्या है कि अगर ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, तो इन दोनों चार्जेस के सेंटर को ज्वाइन करोगे, हम पॉजिटिव और नेगेटिव बाहर लिख देते हैं, ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, यानी जो अट्रैक्शन होगा ये अट्रैक्शन सेंटर के अलोंग होगा, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्जेस। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये जो दोनों चार्ज हैं अट्रैक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन ये ऐसे अट्रैक्ट कर रहा है, ये ऐसे अट्रैक्ट कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये सही सिचुएशन है, ये गलत सिचुएशन है। दीज आर सेंट्रल फोर्सेस। सेकंड, दीज आर स्ट्रोंगर फोर्सेस हैं, स्ट्रोंगर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्सेस से अभी प्रूव करेंगे कि बहुत ज़्यादा स्ट्रोंगर फोर्सेस हैं ये। एक सिंपल सी सिचुएशन से ये बात क्लियर भी हो जाएगी आप सभी के माइंड में कि मान लो ये हमारे पास क्या है, अर्थ है, और मैंने अर्थ के ऊपर एक सिंपल बिट ऑफ पेपर रख दिया, मैंने एक कागज़ का टुकड़ा इसके ऊपर रख दिया। इस कागज़ के टुकड़े को जब तुम यहाँ रख कर छोड़ दोगे और एक प्लास्टिक स्केल लेकर आते हो, यहाँ सपोज करो ये यहाँ पर कोई प्लास्टिक स्केल है और सपोज चार्ज्ड है, हमने कहीं भी इसको किसी सिंथेटिक क्लॉथ से रब करके चार्ज कर लिया। तो जब इसको चार्ज करके पेपर के पीस के पास लेकर आते हैं तो पेपर उठ जाता है ऊपर। यानी कि एक बात सोचने वाली है कि ये जो पेपर है अर्थ के ऊपर पड़ा था पहले, क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन था यहाँ पर, अर्थ का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन यहाँ पर था डाउनवर्ड। लेकिन ये जो फोर्स लगा है ये कौन सा लगा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ये कागज़ को उठा कर ले जाता है। इसका मतलब जो ये Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और इसको Fg यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स से कंपेयर करें तो ये ज़्यादा होना चाहिए, जब ये इसको ऊपर लिफ्ट करके ले गया। और इतनी बड़ी अर्थ इस पेपर को अपने साथ स्टिक करा कर नहीं रख पाई, यही मतलब बना। तो ये एक्सपेरिमेंट क्लियरली बता रहा है कि जो छोटी सी प्लास्टिक स्केल का एक पेपर पर जो इलेक्ट्रिकल अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, कोलम्बियन फोर्स है, दैट इज़ वेरी लार्ज एज कंपेयर टू अर्थ ग्रेविटेशनल पुल ऑन सेम पेपर। तो ये बड़ा कम है, ठीक है। उसके बाद हम और लें कि ये जो फोर्सेस हैं, कोलम्बियन फोर्सेस और इलेक्ट्रिकल फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, दीज आर एक्सचेंज फोर्सेस। Exchange forces mean something is exchanged between particle, means whenever this positive and this positive repel each other, it means something is exchanged between these two particles, and that something is photons. It is supposed that photons are exchanged between these two particles, और यही photons इसमें यहाँ पर क्या लगाते हैं, इनका exchange होना यहाँ पर क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। इसी तरह से हम और ले लें, यहाँ पर सेंट्रल हो गया कंजर्वेटिव फोर्स।
ये भी आगे प्रूव करेंगे कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं या कोलम्बियन फोर्स हैं, दीज आर कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव वर्ड पढ़ा था, जो हमने पढ़ा था कि जो ग्रेविटेशन में हमने कहा था पिछले 11th क्लास में कि जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं वो कंजर्वेटिव है। उसमें हम ये करते थे कि किसी भी, अब आपको याद आ जाएगा कि हम एक ऑब्जेक्ट को इस तरह से लेके गए थे, एक ऑब्जेक्ट को इस तरह से स्टेयर लाइक जो पाथ से लेकर गए थे, एक बार रैंडमली लेकर गए थे, एक बार हम यहाँ पर इसको यहाँ से ऐसे ही छोड़ देते हैं। यानी कि जितने भी पॉसिबल पाथ, रैंडमली हो गया, स्टेयर लाइक हो गया, स्ट्रेट हो गया, जितने भी पाथ से तुम अगर एक पर्टिकुलर हाइट तक लेकर जाते थे, तो हमने 11th में किया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स का जो वर्क डन है वो सेम रहता है। तो ऐसे फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो यहाँ भी वही चीज़ है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं, उन फोर्सेस में भी जो पाथ है वो मैटर नहीं करता, सिर्फ दोनों चार्जेस की पोजीशन मैटर करती है। तो इसलिए ये भी क्या है? कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव, मींस दीज आर पोजीशन डिपेंडेंट। पोजीशन डिपेंडेंट, ठीक है, नॉट पाथ डिपेंडेंट, नॉट पाथ डिपेंडेंट। तो ये पाथ डिपेंडेंट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? पोजीशन डिपेंडेंट है। इसी तरह से तुमने पढ़ा था कि जो फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं वो क्या थे? यहाँ पर पोजीशन डिपेंडेंट नहीं थे, वो पाथ डिपेंडेंट थे। सॉरी, वो यहाँ पर क्या थे? ठीक है, पोजीशन डिपेंडेंट नहीं थे, वो क्या थे? पाथ डिपेंडेंट थे, एक्चुअल पाथ पर डिपेंड करते थे। तो ये यहाँ पर कुछ एक हमने इसके फीचर्स कर लिए। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल आता है वो है वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म ध्यान से देखना, बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज ज़्यादा रहते हैं, लेकिन मैं इसको बिल्कुल इतने आसान तरीके से कराऊंगा कि बच्चे इसमें बिल्कुल भी, आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में हम कर रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि बच्चे इसमें उलझ जाते हैं। तो उलझने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा दिशा का ध्यान रखना है। वेक्टर में हमने क्या करना है? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, तो डायरेक्शन का ध्यान रखना है बस। तो यहाँ पर देखो क्या सिचुएशन है। सबसे पहले मैं लेता हूँ फर्स्ट सिचुएशन, जब Q1 और Q2 की प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 का मतलब कि प्रोडक्ट जब तुम कर रहे हो, या तो ये दोनों के दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, पॉजिटिव की प्रोडक्ट क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी, तो ये ग्रेटर देन 0 हो गया। या फिर दोनों क्या हो? नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव क्वांटिटीज़ की प्रोडक्ट भी क्या आती है? पॉजिटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव की प्रोडक्ट भी पॉजिटिव। यानी ऐसी सिचुएशन है कि जब यहाँ पर मैंने दोनों के दोनों क्या कर दिए? सेम नेचर के चार्जेस ले लिए। ये Q1 ले लिया, ये मैंने इस तरह से Q2 ले लिया, ठीक। चार्जेस की प्रोडक्ट क्या है? ग्रेटर देन 0। अब हमें ये बात पता है कि इस सिचुएशन में क्या होगा। मैं इनके सेंटर को ज्वाइन करने के लिए ये एक स्ट्रेट लाइन लगा दी मैंने, ठीक है। और ये सपोज करो जो डिस्टेंस है वो वैक्यूम के अंदर हमारे पास कितना है? R है, दोनों के सेंटर से। यहाँ पर दोनों पे इस तरह से रिपल्सिव फोर्स लगेगा। इस फोर्स को हमने नाम दिया F12, और इसी तरह से इस फोर्स का नाम मैंने दिया F21, इसको मैंने नाम दिया 21। तो यहाँ पर F12 और 21 जो मैंने नाम दिए हैं वो यहाँ पर किस बेस पर दिए हैं? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो F12 फोर्स है ये है रिपल्सिव फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। सिंपल सी बात कि मैंने क्या लिखा, जो F12 फोर्स है ये रिपल्सिव फोर्स है किस पर? Q1 पर। किसकी वजह से? Q2 की वजह से। इसी तरह से जो F21 फोर्स है वो भी क्या है? रिपल्सिव फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। ये जो F21 है ये रिपल्सिव फोर्स किसकी वजह से है? Q1 की वजह से। ये इसको इस साइड रिपेल करेगा। बस सिंपल, हमने ये रिप्रेजेंटेशन ले ली। अब उसके बाद हम आगे चलते हैं। इस रिप्रेजेंटेशन के बाद हम इस फोर्स की वैल्यू लिखते हैं। यानी कि मैं अगर F12 फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखूं, वेक्टर में देखो दो चीज़ें हैं, एक मैग्नीट्यूड है और दूसरी क्या है? डायरेक्शन है। याद कर लो एक बार, हम ये करते थे वेक्टर में मैग्नीट्यूड आता है और दूसरी चीज़ क्या थी यहाँ पर? उसकी डायरेक्शन आती थी, ठीक है। वो भी याद कर लो। डायरेक्शन के लिए एक वेक्टर यूज़ होता था जो हमने 11th में वेक्टर्स में पढ़ा था। कौन सा वेक्टर था बच्चों? वो यूनिट वेक्टर,
ठीक है, ध्यान देना इस पर यूनिट वेक्टर था तो इसका यूज़ होगा यहाँ पर। F12 क्या लिखे हम 1/4πε0 ऐसे लिख लिया। Q1 और Q2 लिखा बिल्कुल इसी तरह से। सेपरेशन मैंने क्या कर दिया R², और सेपरेशन को तुम इसको अगर चार्ज 1 कह रहे हो, इसको चार्ज 2 कह रहे हो, तो ये नीचे वाली जो टर्म है तुम्हें पता है हमेशा क्या होती है, ये मैग्नीट्यूड टर्म है। तो मैग्नीट्यूड में चाहे इसको R12 लिख लो चाहे इसको R21 लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ कि जो R12 का मोड है, R21 का मोड है, इसको हम क्या यूज़ करो, चाहे R यूज़ कर लो, चाहे 12 लिख लो, चाहे 21 लिख लो, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ से यहाँ लो या यहाँ से यहाँ लो बराबर आना है, इसमें कोई वो नहीं है प्रॉब्लम। तो मैं यहाँ पर मैग्नीट्यूड करके मैंने सपोज़ यहाँ पर 12 कर दिया। अब ये जो टर्म है सारी की सारी, ये टर्म भी यहाँ पर क्या है, मैग्नीट्यूड है। और किसी भी वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या आनी चाहिए, डायरेक्शन आनी चाहिए। तो मैं डायरेक्शन को अगर लिखूंगा तो डायरेक्शन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर यहाँ पर क्या लिखते थे, अगर मुझे R यूनिट वेक्टर लिखना है देन इट विल बी वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, ऐसे लिखते थे। यानी अगर यूनिट वेक्टर A है देन इट विल बी वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, ऐसे लिखते थे हम। तो बिल्कुल ऐसे यहाँ लिख लेंगे कि मुझे यहाँ पर डायरेक्शन देनी है 1-2 की। 1-2 की डायरेक्शन क्या है, बोर्ड के इस एंड से दूसरे एंड तक। लेकिन मैं एंड टू एंड तो नहीं लिखूंगा, मैं क्या कहूँगा, सेकंड चार्ज से इस फोर्स की डायरेक्शन यहाँ पर क्या है, सेकंड चार्ज से फर्स्ट चार्ज की तरफ है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, R लिखकर सेकंड से फर्स्ट की तरफ R21, और ये मैंने क्या लिखना है यहाँ पर, यूनिट वेक्टर कैप लगा दिया। तो देखो कोई इसमें मुश्किल तो नहीं है, R21। फर्दर इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं हम, F12 इज इक्वल टू, इसको हम K भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर। और इसको यूनिट वेक्टर को अभी लिखा मैंने वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, यानी वेक्टर क्या लिखा R21 डिवाइडेड बाय, इसको हटा देते हैं कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ, डिवाइडेड बाय क्या करोगे, R21 मैग्नीट्यूड। अब देखो R12 और R21 मैग्नीट्यूड में तो सेम है, तो तुम्हारी मर्जी है, तुम इसको क्या करोगे, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12, और क्या करोगे, क्यूब हो जाएगा यहाँ पर, और R21 वेक्टर आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक फोर्स आ गया, किसकी वैल्यू है, F12 की वैल्यू हमारे पास आ गई है। तो यहाँ पर कई बच्चे क्या करते हैं, इसको क्रैमिंग में आ जाते हैं कि यहाँ 1-2 है तो यहाँ 2-1 आएगा, यहाँ 2-1 है तो 1-2 ना, क्रैमिंग में मत पढ़ो। सिंपल सी सिचुएशन याद करो कि यहाँ पर F12 फोर्स है 1 और 2, तो तुम डायग्राम में देखो कि किसको 1 रिप्रेजेंट किया है और किसको 2 रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पर 1-2 आया, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, चांस की बात है कि 2-1 आ रहा है। अगर यहीं पर अगर सपोज करो कि मैं इसको 2-1 लेता, उसको 1-2 ले लेता, तो कन्फ्यूज़न हो जाता। तो तुम्हें कन्फ्यूज़ नहीं होना, ध्यान देना, यहाँ पर तुमने डायरेक्शन डायग्राम को देख कर लेनी है। ये जो डायरेक्शन है डायग्राम को देख कर लोगे। F12 की डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम चार्ज 2 टू चार्ज 1, ये डायरेक्शन है सेकेंड चार्ज से फर्स्ट चार्ज की तरफ, तो 2 से 1 की तरफ हो गया। अब इसी तरह से क्या करोगे, दूसरे फोर्स की वैल्यू लिख लोगे, या तो हम सिमिलरली करके लिख दें या फिर एक बार हम प्रॉपर मेथड यूज़ करके एक बार लिख देते हैं। कैसे बनेगी देखो, वो जो हमारे पास F21 वेक्टर है, K लिखेंगे इसी तरह से, फिर Q1 Q2 भी इसी तरह से लिखेंगे, सेपरेशन R12 या 21 कुछ भी लिखो, और यहाँ पर यूनिट वेक्टर क्या लिखना है इसको ध्यान देना। अब तुमने ये यूनिट वेक्टर क्या बनेगा यहाँ पर R, अब फोर्स लिख रहे हैं 2-1 का मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि जो फोर्स 1 ने लगाया 2 के ऊपर, 1 ने लगाया 2 के ऊपर, यानी कि इसकी डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम 1 to 2, 1-2, और ये क्या लग जाएंगे यहाँ पर यूनिट वेक्टर, बिल्कुल आगे इसी तरह से K Q1 Q2 और R12 स्क्वायर R12 वेक्टर अपॉन R12 मैग्नीट्यूड, क्यूब कर दो इसका, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा देखो, R12 या 2-1 कुछ भी कर सकते हो, और R12, ये यहाँ पर क्या आ गया, F21 की डायरेक्शन आ गई। ठीक है, हमने फॉर्मूला भी लिख लिया,
ध्यान देना, ये जो इतना पार्ट है, ये इतना पार्ट तो क्या बताता है, मैग्नीट्यूड, और ये जो वेक्टर है ये क्या बताता है, यहाँ पर डायरेक्शन बताता है। तो ये यहाँ पर हमने इसको किसकी फॉर्म में कर लिया, वेक्टर फॉर्म में कर लिया। तो इस वेक्टर फॉर्म से अगर हम देखें कि इसके अंदर, मैं फिर बता रहा हूँ कि 1 2 और 2 1 में कंफ्यूज नहीं होना, तुम डायरेक्शन डायग्राम को देखोगे, डायरेक्शन को उसमें देखकर फिर डिसाइड करोगे। अब मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि जो दो डायरेक्शंस हैं, कौन कौन सी डायरेक्शन, मैंने एक तो डायरेक्शन ये ली थी, ये डायरेक्शन क्या है 2 से 1, R21 डायरेक्शन, और इसी तरह से एक डायरेक्शन ये वाली है इस फोर्स की, ये डायरेक्शन क्या थी 1 2। क्या ये दोनों डायरेक्शन अपोजिट नहीं है, R12 एंड R21? हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो R12 डायरेक्शन है और R21 डायरेक्शन है, दीज आर अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए हमने क्या लगा दिया यहाँ पर माइनस साइन। अब मैं अगर एक वैल्यू किसी में भी पुट कर लूँ, सपोज ये वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, दिस विल बी F21 K, और क्या माइनस साइन आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। क्या बन जाएगा यहाँ पर Q1 Q2 R12 Q, R12 की जगह क्या लेना है 21, ये बन जाएगा। तो अब तुम अगर इस इक्वेशन 1 को इस इक्वेशन 2 से कंपेयर करोगे तो काफ़ी सिमिलैरिटी दिखाई देगी। K है, ये फैक्टर कंपेयर करो, ये फैक्टर कंपेयर करो, सेम है। सिर्फ जो डिफरेंस आता है यहाँ पर डायरेक्शन का आता है, वो डायरेक्शन क्या है R21 और यहाँ पर क्या है R21, लेकिन किसका यहाँ पर डिफरेंस आया, माइनस का। मीन्स मैं 1 और 2 को कंपेयर करूँ, अगर कंपेयरिंग 1 एंड 2 क्या आता है, क्या मैं ये लिख सकता हूँ F12 इज इक्वल टू माइनस F21, ये आ जाता है देखो। तो ये जो इक्वेशन है क्लियरली क्या बताता है कि एक तो जो फोर्सेस हैं सेम मैग्नीट्यूड है बट अपोजिट डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन, कौन सा लॉ है, न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो न्यूटन थर्ड लॉ प्रूव हो जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जितना फोर्स ये वाला चार्ज इस पर लगाता है उतना ही फोर्स ये वाला चार्ज इस पर लगाता है, यानी कि फोर्सेस क्या होंगे, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे, अपोजिट इन डायरेक्शन होंगे। और साथ के साथ एक बात और भी पता लगती है यहाँ पर कि जो ये फोर्सेस हैं दीज आर सेंट्रल फोर्सेस। कैसे कहोगे, दीज आर सेंट्रल फोर्सेस, वो क्या है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड इन अपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये न्यूटन थर्ड लॉ फॉलो करता है, इट मीन ये यहाँ पर क्या बनता है एक्शन, और ये यहाँ पर क्या बन जाता है रिएक्शन, एक्शन और रिएक्शन पेयर बन जाते हैं। और ये अपोजिट डायरेक्शन मीन कि जो तुम्हें इनकी डायरेक्शन निकालनी है दोनों के सेंटर को ज्वाइन करके अपोजिट निकालनी है, यानी कि ये सेंटर इस सेंटर को ज्वाइन करोगे और ज्वाइन करने के बाद जो इनकी डायरेक्शन आएगी वो यहाँ पर अपोजिट होगी, और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, दिस डायरेक्शन ही क्या बना रही है इनको, सेंट्रल फोर्सेस। जैसे फॉर एग्जांपल ये दो मैं अगर यहाँ पर चार्जेस लेता हूँ तो यहाँ पर ये सेंट्रल फोर्स हैं, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन निकालने, सेंट्रल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन मीन सेंटर को ज्वाइन करके इस तरह से यहाँ पर तुम फोर्स दिखाओगे, सेंटर टू सेंटर ये फोर्सेस लगते हैं। ऐसे ही अगर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो यहाँ पर सेंटर टू सेंटर इस तरह से अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, तो ये सेंट्रल फोर्सेज है। तो जिस तरह से हमने यहाँ पर Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 के लिए किया, बिल्कुल इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, सेकंड केस कर सकते हैं। मैं एक ही बार जल्दी से लिख दूँगा, हमने इसको तो काफ़ी एक्सप्लेन कर लिया। अब मैं नेक्स्ट सिचुएशन ले लेता हूँ। नेक्स्ट सिचुएशन क्या है, सेकंड सिचुएशन, व्हेन Q1 Q2 जो प्रोडक्ट है वो लेस देन क्या हो, 0 हो, मीन्स एक पॉजिटिव और नेगेटिव हो, प्रोडक्ट क्या बनेगी नेगेटिव, ये नेगेटिव हो या ये पॉजिटिव हो, क्या बनेगी प्रोडक्ट नेगेटिव। यानी इस सिचुएशन में फोर्स कौन सा लगेगा यहाँ पर, अट्रैक्टिव। पिछली सिचुएशन में फोर्स कौन सा लगा था, इट वाज रिपल्सिव। तो हम इसको चेंज कर लेते हैं डायग्राम को। तो डायग्राम बन के फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पॉजिटिव चार्ज, अब हमने क्या ले लिया, ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज Q1, ये क्या हो गया Q2, दोनों को हमने इस तरह से ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद अब हमें इनमें कौन से फोर्सेस लगाने, इनके अट्रैक्टिव फोर्स लगाइए।
ये अट्रैक्टिव फोर्स इस साइड लगेगा, ये अट्रैक्टिव फोर्स इस साइड लगेगा, ये F12 और इसको हमने F21 हमने नाम दे दिया, ऐसे नाम दे दिया। अब कोई कहे व्हाट इज F12 अट्रैक्टिव फोर्स ऑन वन, F12 को अगर हमें लिखना है अट्रैक्टिव फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, इसी तरह से तुम F21 लिख सकते हो। F21 क्या लिखेंगे, अट्रैक्टिव फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1 की वजह से जो अट्रैक्टिव फोर्स Q2 पर लगा। ठीक है, तो ये हमने फोर्स ही लिख दिया। अब यहाँ सिर्फ क्या करना है, वैल्यू लिखनी है। और ये क्या हो गया, दोनों चार्जेस का R सेपरेशन हो गया। मैं लिखता हूँ यहाँ पर F12 को क्या लिखेंगे, K, Q1 Q2 लिख दिया, R स्क्वायर लिख दिया, R स्क्वायर 1 2 करो या 2 1 करो, इट डजेंट मैटर। इसी तरह से अब हमें लिखना है असली, वो क्या है, यूनिट वेक्टर है। वो यूनिट वेक्टर क्या बनेगा, यहाँ पर यूनिट वेक्टर F12 लिख रहे हो, 1 2 की डायरेक्शन 1 से 2 की तरफ है, 1 से 2 की तरफ, ये बन गया। और फर्दर मैं अगर लिखूँ K, Q1 Q2 R 1 2, इसको क्या लिखोगे, 1 2 वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, क्या बनेगा, K Q1 Q2 अपॉन R12 एंड ये क्यूब हो गया, और ये R12 वेक्टर ऐसे का ऐसे। तो ये हमारे पास ओवरऑल F12 वेक्टर की वैल्यू आ गई। क्या अब दूसरे लिखने की ज़रूरत है, नहीं। अब तो हम इसको सिमिलरली लिख सकते हैं, F21 भी इसी तरह से आ जाएगा, K Q1 Q2 R21 क्यूब एंड R21 वेक्टर, इस तरह से ये आ जाएगा। कंपेयर अगर हम करें, कंपेयर से पहले देख सकते हो कि दोनों की दोनों जो डायरेक्शन है, यानी एक डायरेक्शन इधर है, एक डायरेक्शन इधर है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो R12 डायरेक्शन है और R21 डायरेक्शन, दीज आर इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर, अभी ये एक डायरेक्शन इधर है, एक डायरेक्शन इधर है। डायरेक्शन किससे रिप्रेजेंट होती है, यूनिट वेक्टर से। तो डायरेक्शन अपोजिट मैंने दिखा दी, एक को रिप्लेस कर दो, तुम इसको यहाँ पर पुट करोगे, इसको यहाँ पुट करोगे, तो F21 जो वेक्टर है वो कितना बन जाएगा, F21 वेक्टर को लिखोगे, इट विल बी K Q1 Q2 अपॉन R21 क्यूब, और R21 को किससे रिप्लेस करना है तुम्हें, R12 से, R12 वेक्टर विद माइनस साइन। अब तुम अगर यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 और ये जो हमारे पास आई है 2, इन दोनों को कंपेयर करते हो, तो तुम देखो यहाँ पर सारा कुछ सेम है, K Q1 Q2 R12 R21 R12 सब कुछ सेम है, ये मैटर नहीं करता। ये 1 2 और 2 1 क्या हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं, या यूँ कह लो इनका मैग्नीट्यूड है, ये सेम ही होता है। तो यहाँ पर F12 और F21 क्या होंगे, सेम ही आएंगे। यानी कि ये वेक्टर अगर एक्शन है तो ये यहाँ पर क्या बनेगा, रिएक्शन बन जाएगा। और यहाँ पर फिर दोबारा, क्योंकि फोर्सेस की डायरेक्शन इक्वल एंड अपोजिट है, तो ये फोर्सेस इस तरह से लगेंगे कि एक दूसरे के सेंटर से ये फोर्सेस जाएंगे। ये फोर्स इसके सेंटर से जाएगा ऐसे, और ये फोर्स इसके सेंटर से जाएगा इस तरह से। तो ये यहाँ पर क्या प्रूव भी हो जाता है कि सेंट्रल फोर्सेस है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, क्या दो बातें प्रूव कर देता है, वन इज़ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन, एंड सेकंड इज़ कि जो ये कूलम्ब्स लॉ है, इसमें जो कूलम्ब फोर्सेस हैं वो क्या है, यहाँ पर सेंट्रल फोर्सेस हैं।